चलिए, थ्योरेटिकल पार्ट सारा समझ लिया था लास्ट क्लास में, और दो मेथड्स बताए थे, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मीडियन। स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। ठीक है, हेलो हाँ जी, सर। हाँ जी, हाँ जी, सर वो एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। सर वो मैट्रिक्स वाली शीट है ना, उसमें सेक्शन 2 में सेकंड वाला क्वेश्चन, उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक काम करते हैं कि अभी तो फिलहाल स्टैट्स वाला पार्ट शुरू रखते हैं। मैं आपको अपना काम बता दूंगा, या तो क्लास के बाद बता देता हूँ। ये वाली क्लास होने दो पहले पूरी, इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, चलो। अब देखो, हमारे पास अब जितने भी मेथड्स या टेक्निक्स या फॉर्मूलाज हैं ये सारे के सारे मेथड्स कवर किए जाएंगे तीन पार्ट्स में। पहला पार्ट होगा कि सपोज अगर मैं यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड है वो पढ़ने जा रहा हूँ, जिसको स्टैटिस्टिकली अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अभी जो ये मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, दो तरीके से करेंगे। पहला ये सिंबल जिसको अगेन म्यू बोला जाता है, एंड अगेन देन सेकंड ये सिंबल। ठीक है, हम अपनी स्टडीज में ये दोनों सिंबल का इस्तेमाल करेंगे फॉर द अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सिंबल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम मीन कैलकुलेट कर रहे होते हैं पॉपुलेशन का। ठीक है, एंड ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं एक्स बार, इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब हम मीन कैलकुलेट कर रहे हो सैंपल का। ठीक है, अब पॉपुलेशन एंड सैंपल एक अलग कॉन्सेप्ट है कि आपके पास ऑब्जर्वेशन कितनी है, कहाँ से ऑब्जर्व करनी है और कैसे लिखना है। लेकिन अब यहाँ पर जो आप मीन फिलहाल के लिए लिखेंगे, वो मीन कैलकुलेट किया जाएगा तीन अलग अलग पार्ट्स के लिए। कैसे? फर्स्ट पार्ट इंडिविजुअल सीरीज, जिसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। फर्स्ट पार्ट होगा मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड पार्ट होगा मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज, देन मीन फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो है तो ये मीन, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास डेटा अलग अलग है, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, इसीलिए इनके मेथड्स भी तीन अलग अलग हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि मीन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो मीनिंग सेम ही शेयर करेगा तीनों टाइप के डेटा में। अगर आप सबसे पूछना चाहूँ कि नॉर्मली हम सब ने ये मीन जो मैथमेटिकली पढ़ा है, इसका मीनिंग क्या है? क्या आप सभी ने एक वर्ड पढ़ा है इससे पहले, एवरेज? एवरेज का मीनिंग बताया था आपको जब एक्सेल वाली क्लास हुई थी। एवरेज का मीनिंग क्या है बताओ? बेसिकली एवरेज को ही मीन बोला जाता है। एवरेज इज बेसिकली एक ऐसा नंबर सारी ऑब्जर्वेशन से, सारे नंबर से कुछ कलेक्ट शेयर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहे उसे एवरेज बोलो चाहे उसे मीन बोलो, बात एक ही होगी, लेकिन जो मीनिंग आपको डिफाइन करना है अपने डेटा के बेसिस पे, वो मीनिंग हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पहले कैलकुलेट करने जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा होगा मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, और या फिर आप कह सकते हैं फॉर अनग्रुप्ड डेटा।
ठीक है। तो पहले मैं एक जनरल फॉर्म लिखता हूँ, फिर कुछ नंबर्स लिखूंगा, फॉर्मूलाज लिखेंगे, नोटेशंस देखेंगे क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास कोई नंबर होगा x, उसको मैं बोलता हूँ नंबर है। देन मेरे पास अगेन कोई नंबर होगा x सेकंड, फिर देन कोई नंबर होगा x थर्ड, से लेके मुझे हर बार सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर्स मिल सकते हैं अप टू n नंबर ऑफ n मेरा लास्ट टर्म है। तो इंडिविजुअल सीरीज को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, जहां पर मैं यहाँ पे x सीरीज इसको बोलना चाहूंगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ या फिर मीन को, मीन को मैथमेटिकली लिख सकता हूँ x x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म xn तक और डिवाइड बाय n। जहां पर इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं स्टेटमेंट में इसका मीनिंग को कंक्लूड करना चाहूं तो स्टेटमेंट वाइज मैं कह सकता हूं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड किया जाए डिवाइड किया जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख लो या काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख लो, एक ही बात होगी। ठीक है। जहां पर x बार को मैं मीन बोल रहा हूं, x को मैं यहां पर ऑब्जर्वेशंस मान के चल रहा हूं एंड n को मैं यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कुछ भी बोल दो, ये मान के मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पर फॉर्मूला ऑब्टेन होगा। अब देखो ये सेम फॉर्मूला जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स लिखा है या काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखा है, मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है स्टैटिस्टिकली तो मैं इसी फॉर्मूला को एक दूसरे मेथड से भी लिख सकता हूँ। वो कैसे, कि मुझे लिखना होगा x बार इज इक्वल्स टू एक ये सिंबल जिसको बोला जाता है, ये सिंबल का नाम है सिग्मा, इसका काम होता है सम करना। ठीक है। सिग्मा पे हम बताते हैं स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, स्टार्टिंग हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से होनी चाहिए जिसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और लास्ट कौन सा नंबर होना चाहिए, एन नंबर होना चाहिए लास्ट। किसके ऊपर ये काउंटिंग अफेक्ट डालेगी, एक्स के ऊपर अफेक्ट डालेगी। इस बात का मतलब क्या है कि सपोज अगर मैं कहता हूँ कुछ इस तरीके से लिखकर कि एक्स आई डिवाइड बाय एन, तो इसका मतलब होगा अगर मेरे पास टोटल 5 टर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल टोटल मेरे पास 5 टर्म्स हैं, तो इसकी नजरों में जो फर्स्ट टर्म होगी वो आई की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा नंबर, जो कि होगा x1 डिवाइड बाय 1। अगर 2 टर्म्स होंगी तो यहाँ पर आई की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जैसा सिग्मा का काम है x1 प्लस x2 और डिवाइड बाय लास्ट नंबर अब 2 हो गया। सिर्फ x क्यों प्लस हुआ, क्योंकि सबमिशन काम कर रहा है ऑन बेसिस ऑफ आई, एंड आई एसोसिएटेड है सिर्फ x के साथ, जहां पर n आपका नंबर ऑफ टर्म या फिर लास्ट टर्म कहलाया जाएगा। ठीक है। अगर एक एग्जांपल मैं लिखूं तो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक एग्जांपल में, कि सपोज एक सीरीज है x, इसके अंदर कुछ नंबर्स हैं 2 4 7 9 1 5 2, कुछ ऐसे नंबर्स हैं। ठीक है। तो मुझे अगर मीन कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब कि मेरे पास यहाँ पर x बार हो जाएगा सबमिशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू 7, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 7 है, एक्स आई डिवाइड बाय n, जो जहां पर मैं n की जगह पे अभी 7 पुट करूंगा। तो मैं इस फॉर्मूला को एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3
ठीक है, चाहे आप अब ये इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड की स्टेटमेंट लिखें चाहे राइट साइड की, इनका मीनिंग एकदम सेम है। ठीक है, बस ये डिनोट करने का तरीका अलग है। तो अब मैं यहाँ पर अगर इन एग्जैक्ट टर्म्स को पुट करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा 2 + 4 + 7 + 9 + 1 + 5 + 2 डिवाइड बाय 7 एंड ये आपका आएगा x बार यानी कि मीन। ठीक है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना कुछ आएगा। तो ये आपकी एक एवरेज टर्म निकल कर आती है इस सीरीज के लिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? ऑनलाइन सभी स्टूडेंट? ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि अब हम मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं 4 डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, जिसको हम सेकंड टर्म्स में बोलना चाहेंगे ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास कुछ एक्स सीरीज है इन एसोसिएशन विथ सम फ्रीक्वेंसीज, मैं बोलता हूं कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है एंड लास्ट हमारे पास कुछ एक्स nth टर्म है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसीज होंगी, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी सेकंड, फ्रीक्वेंसी थर्ड से लेके लास्ट फ्रीक्वेंसी n तक। ठीक है, तब यहाँ पर मीन को कैलकुलेट होगा दैट x बार इज इक्वल्स टू x1 मल्टीप्लाइड बाय f1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय f2 x3 multiplied by f3 plus dot 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 and it will continue up to last x nth term and frequency nth term। अब ये सारी वैल्यूज डिवाइड होंगी एट द लास्ट, फ्रीक्वेंसी 1 प्लस फ्रीक्वेंसी 2 प्लस फ्रीक्वेंसी 3 एंड n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, मैथमेटिकली हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूला को अगर स्टैटिस्टिकली हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम लिख सकते हैं एक्स बार विल इक्वल्स टू समीशन ऑफ आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोज अप टू n एक्स आई मल्टीप्लाइड बाय एफ आई डिवाइड बाय एफ आई। ठीक है, जहां पर हम जब भी फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे एज, मैं अलग से लिख देता हूं, कैपिटल एन से। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा भी और कुछ फॉर्मूलाज हैं जहां पर हमें इस्तेमाल करना होगा सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज को। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं हम। तो बेसिकली अगर मेरे पास कोई एक सीरीज है फॉर डिस्क्रीट सीरीज
ठीक है। तो अब देखो एक्चुअल में मैं देखूं तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मेरा पहला काम होगा इस 10 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 20 को 9 से, 30 को 4 से, 40 को 3 से, 50 को 1 से। जो भी इनकी कैलकुलेशन आएगी उन सभी कैलकुलेशंस को एट द एंड आपस में ऐड करना होगा। अब ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आया उसको मुझे डिवाइड करना है इन सभी के एडिशन से, यानी फ्रीक्वेंसी के एडिशन से। तो मैं अलग से वो मैथमेटिकली कैलकुलेट ना करने की बजाय अपनी टेबल में ही हमेशा एक न्यू कॉलम ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्स आई एफ आई, जहाँ पर एक्स आई और एफ आई का मीनिंग क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एक्स मल्टीप्लाई किया जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ एफ से, यानी 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 9 180, 30 इंटू 4 ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे इंडिविजुअली x1 f1 x2 f2 x3 f3 ये सारी टर्म्स आ गई हैं। मुझे फॉर्मूला में क्या यूज करना है, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कुछ इस तरीके से, समीशन एक्स आई एफ आई, और साथ के साथ समीशन एफ आई, जिसको मैं यहाँ पर कैपिटल एन बोल रहा हूँ, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो मेरे पास समीशन आएगा, हाँ, तो 9 180 में होता 8 है, 8 8 ठीक है। तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे x बार इज इक्वल्स टू समेशन i 1 से लेके 5 तक, ठीक है, एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय कैपिटल एन, जहां पर मैं अब इनकी वैल्यूज को पुट अप कर दूंगा। एक्स आई एफ आई का टोटल सबमिशन मेरे पास यहाँ पर आया 490 एंड कैपिटल एन यानी कि सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आया 19। तो मैं लिख दूंगा 490 डिवाइड बाय 19, ये आएगा 25.7, ठीक है। अब ये 25.7 नंबर का मीनिंग क्या है, कोई बता पाएगा? क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं अलग से कुछ भी। हाँ एवरेज तो है, एवरेज का मतलब ये 25.7 नंबर क्या बताता है हमें? नहीं टोटल नहीं, इस सीरीज में ज्यादातर नंबर, मैक्सिमम नंबर इस नंबर के बहुत ही पास होंगे, आसपास अप्रोक्सीमेट होंगे। ठीक है, आप देखो 20 की फ्रीक्वेंसी 9 है, यानी कि 20 नंबर जो है वो 9 टाइम्स रिपीट होता है इस सीरीज में। 30 नंबर 4 टाइम्स रिपीट होता है इस सीरीज में। तो मेरे पास सबसे दो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज तो यही है, इसका मतलब कि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स 20 एंड 30 आपके पास रिपीटेड मिलेंगे। तो आपको एक 25.7 ऐसा नंबर मिला जो सभी ऑब्जर्वेशन से एक जनरल टर्म्स में, कॉमन टर्म्स में रिलेशन शेयर करता है, और आसपास आपको इसके लगभग वैल्यूज मिलेंगी, सारी ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज, सारी तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब अगर यहीं पर बात करें अपने थर्ड टाइप ऑफ मेथड की, जो कि होगा मीन फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज, एंड अगेन कॉन्टिन्यूस सीरीज एक ग्रुप्ड डेटा है। तो क्योंकि यहाँ पर हमने कंसीडर किया, मतलब हमने यहाँ पे ऐसा जाना कि कंटिन्यूस सीरीज एक ग्रुप्ड डेटा ही है, तो अगर मैं फॉर्मूला की बात करता हूँ तो वो एग्जैक्टली सेम रहेगा एज डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन अगर फॉर्मूला सेम है तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये कि हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर मैं किसी भी एक्स सीरीज की बात करता हूँ तो इस एक्स सीरीज में मेरे पास कुछ रेंज ऑफ नंबर्स होते हैं,
10 से लेके 20, कुछ ऐसे नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कुछ फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, तो मैं यहाँ पर ठीक है, कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसीज लिख देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि पिछली बार जो डिस्क्रीट सीरीज हमने पढ़ा था, उसमें हमने अगर एक्स आई एफ आई कैलकुलेट करना था, तो वो तो मेरे पास एग्जैक्ट एक नंबर गिवन था, उस नंबर को मैंने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ मेरे पास एक क्लास इंटरवल गिवन है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, पहला काम ये होगा कि ये फॉर्मूला तक तो बाद में जाना है, पहले मुझे कैलकुलेट करना है क्लास मार्क्स को। अब क्लास मार्क्स का मतलब क्या होता है? क्लास मार्क्स को डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। हाँ जी, डिवाइड बाय 2। तो बोल तो हम इसको क्लास मार्क्स रहे हैं, लेकिन अगर आप एक सेकेंडरी थॉट की तरफ से देखो, तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आपको दो नंबर मिलेंगे, दो नंबर्स को ऐड करके इंटरवल का एक एवरेज नंबर होगा, हर एक इंडिविजुअल क्लास इंटरवल का। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्लास मार्क्स है, अच्छा इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स आई से। तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा? एक्स आई कैलकुलेट होगा। एक्स आई कैसे कैलकुलेट होगा? क्लास इंटरवल में ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो 10 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, अभी आपको सेम सीरीज के नंबर क्यों देखने के लिए मिले? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब भी हमें क्लास इंटरवल बनानी होती है, तो उनका जो इंटरवल है, इंटरवल यानी लोअर लिमिट का और अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। हर नंबर यहाँ पे 10-10 यूनिट से डिवाइडेड है, इसीलिए इनकी क्लास इंटरवल का एवरेज भी 10-10 यूनिट्स के डिफरेंस में आता है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ क्लास इंटरवल भी है, फ्रीक्वेंसीज भी है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक्स आई मल्टीप्लाइड बाय एफ आई कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ऐसे केसेस में आप यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 2 10, 15 इंटू 7 9 3 270। ठीक है, मैं अगर चाहूँ तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन कब? अभी तो यहाँ पर मतलब एक ही नंबर है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक साथ चल रहा है। जब कभी ऐसा होता है हमारे पास कि न्यूमरेटर की जो नंबरिंग्स है वो डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर की नंबरिंग्स डिफरेंट हो, तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इसी फॉर्मूला को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय एफ आई, या मैं चाहूँ तो यहाँ कैपिटल एन भी लिख सकता हूँ। तो फ्रीक्वेंसीज का सम अगर हम देखें तो वो हमारे पास आएगा 20। ठीक है, और एक्स आई एफ आई का सम करते हैं तो 540 आएगा। तो x बार विल इक्वल्स टू 540 डिवाइड बाय 20। ठीक है, तो हमारे पास x बार की वैल्यू आएगी 27। ठीक है, तो 27 एवरेज नंबर। आप यहाँ पे देखो, सबसे ग्रेटेस्ट आपके पास यहाँ पर जो नंबर्स है वो इन बिटवीन 10 to 20 है, एंड सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास इन बिटवीन 40 to 50 है। तो इसका मतलब कि 20 से ग्रेटर एंड 40 से लेसर कुछ एवरेज वैल्यू आपको मिल सकती थी, जो कि हमने हमारे पास 27 आई है कैलकुलेट होकर। ठीक है,
20 to 30 की रेंज में एक ही नंबर है बस। नियरेस्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट का मतलब होगा ज्यादा से ज्यादा ऐसे नंबर हैं जो 27 से बहुत कम डिस्टेंस रखते हैं। अप्रोक्सीमेट है, लेकिन अप्रोक्सीमेट के साथ साथ मेजोरिटी, ऑल ऑफ नंबर्स नहीं, मेजोरिटी ऑफ नंबर्स इसके आसपास होंगे। हाँ 550 आ रहा है क्या? 27.5 हो जाएगा ना। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का मीन कैसे निकालना है पता चला? यहाँ तक कोई भी डाउट? ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अपने सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर हमारा होगा मीडियन। हम यहाँ पे मीडियन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज टर्म्स में यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिखा सकते थे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम काम अभी हो सकता है कि अगर आप सपोज कि 27.5 आपके पास जो मीन वैल्यू आई है, तो आप यहाँ पे 27.5 लाए करेगा इस वाली क्लास इंटरवल के अंदर। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल में टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से बता सकते हैं, जो कि आ जाएगा 1/20। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो परसेंटेज अब आएगी, ये परसेंटेज आपका होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ने वाले हैं मीडियन। लेकिन मीडियन कैसे? अगेन इंडिविजुअल सीरीज फॉर डिस्क्रीट सीरीज एंड फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, सेम इसी तरीके से आगे आने वाले और टॉपिक्स भी हम यहाँ पे इसी तरीके से डिवाइड करेंगे तीनों सीरीज में। तो मैं पहले यहाँ पर बात करते हैं मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से तीनों ही सीरीज में। ठीक है, चाहे वो मैं बात करूं सैंपल की या चाहे मैं बात करूं पॉपुलेशन की। हाँ, ऐसा होता है कि कई बुक्स में आप देखेंगे कि मीडियन ऑफ सैंपल रिप्रेजेंट किया जाता है एम सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एस, और मीडियन ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंट किया जाता है एम सबस्क्रिप्ट में पी। ठीक है, ये आपको अगर कुछ बुक्स आप रेफर करते हो तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा आपको। अब सबसे पहला काम, ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं, मैं स्टेप 1 लिखता हूँ। स्टेप 1 इज अरेंज ऑल ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये काम तो आपको डायरेक्टली कर ही देना है। इसके बाद अब आप यहाँ पे स्टेप 2 की अगर बात करें, तो मुझे ना नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है। ठीक है, जिसके बेसिस पे बनेंगे 2 केस। पहला केस ये है, केस नंबर फर्स्ट, कि आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ एक सीरीज एक्स है जिसके अंदर कुछ नंबर्स हैं 2, 9, 1, 7,
5, अगेन 9 एंड 6 बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स अभी 7 है। तो पहला काम है मेरा कि एक्स सीरीज को एक अरेंज्ड ऑर्डर में मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर कर देता हूँ, 1 2, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास ये अरेंज्ड ऑर्डर आया, मुझे यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, या फिर टर्म, आप जो मर्जी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं कि n/2 प्लस 1 टर्म ढूंढनी है या ऑब्जर्वेशन ढूंढनी है। तो ये जो th लिखा है, th टर्म, इसका मीनिंग क्या है? हमने यहाँ पर ये चेक करा कि मेरे पास 7 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मेरे पास आता है 8th टर्म, सॉरी 4th टर्म। ठीक है, अब ये जो 4th टर्म है या 4th ऑब्जर्वेशन है, चाहे तो आप इसे काउंट कीजिए राइट साइड से, चाहे आप इसे काउंट कीजिए लेफ्ट साइड से, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स में 4th टर्म निकल कर आएगी, ये वाला 6 नंबर। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी जो मीडियन है, मीडियन वैल्यू निकल कर आती है 6। ठीक है, ये कब करना है? जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ऑड होंगे। लेकिन अगर सेकंड केस की बात करें, जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ जाए, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? मान लो यहाँ पर एक और बार 5 ऐड कर देता हूँ मैं जानबूझ के। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला काम तो ये है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं लिख देता हूँ 1 2, ठीक है। अब मीडियन का फॉर्मूला होगा n+1/2 टर्म प्लस रुको, पहले लिखो n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा कि मेरे पास जो मीडियन वैल्यू है वो आएगी, जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 8। तो 8/2 इज 4th टर्म प्लस 4, n/2 का मतलब है 4 प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 5th टर्म का जो आंसर है उसे कैलकुलेट करके ऐड करके डिवाइड करना है 2 के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि मेरी 4th टर्म, चाहे आप किधर से भी कैलकुलेट कीजिए, लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करेंगे तो 4th टर्म है यहाँ पे 5, और यहाँ से भी आप 4th टर्म कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6। अब 4th 5 है तो 5th टर्म 6 हो गई, अगर आप 4th टर्म 6 लेते हो तो 5th टर्म 5 हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा? 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, जो आएगा 11/2 5.5। ठीक है, तो मीडियन आपका यहाँ पे कैलकुलेट होता है 5.5। अब ये 5.5 आंसर आपको क्या बताता है? ये मीडियन क्या होता है? हाँ, ये जो अरेंज्ड ऑर्डर की सीरीज है,
इस अरेंज्ड ऑर्डर में एग्जैक्ट मिडल वैल्यू अगर आप इधर से काउंट करेंगे तो फोर्थ टर्म ये है, इधर से काउंट करेंगे तो फोर्थ टर्म ये है, तो 5.5 आपके पास इन दोनों नंबर्स के मिडल की भी एक वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है, और अगर ये लेफ्ट साइड में जो सीरीज है यहाँ से फोर्थ टर्म और यहाँ से फोर्थ टर्म तो हमें एग्जैक्टली गिवन थी, इसीलिए हमारे पास ये मिडल वैल्यू 6 निकल कर आई है। मीडियन का मतलब ही होता है मिडल वैल्यू। ठीक है, अब ये तो बात थी इंडिविजुअल सीरीज के लिए। ठीक है, अब हम मिडल वैल्यू निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज के लिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, मीडियन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज के केस में हमें क्या करना पड़ता है, देखो बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, m इज इक्वल्स टू कैपिटल N प्लस 1 डिवाइड बाय 2 तब। अब जैसा मैंने बताया था कैपिटल N हम इस्तेमाल करेंगे तब जब हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करनी होगी। ठीक है, और स्मॉल n का इस्तेमाल करेंगे तब जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करनी हो। तो अगर मैं एक एग्जांपल के हेल्प से यहाँ पर समझना चाहूँ तो सपोज ये x सीरीज है, ठीक है। अब देखो कैपिटल N, अब आप समझोगे कि हम यहाँ पर एक काम करते हैं, डायरेक्टली सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा कि आगे फर्दर हमें एक और प्रोसेस समझना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या था कि आपको फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिखनी है,
नेक्स्ट टर्म जो है वो स्टार्टिंग से सभी का सम 5 10 31 आ गया, ठीक है। सर वो बड़ा क्या डिफरेंस होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखो, अगर लास्ट टर्म 31 है तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 31 ही होगा, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे 31 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टर्म, ठीक है। तो 32/2 मेरे पास यहाँ पे मीडियन आएगा 16th टर्म। तो जब हमने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा था तो हमने यहाँ पर ये भी जाना था कि ये टर्म्स जो है इनको हम कैसे रीड आउट करते हैं। मेरी सीरीज में 11 और 11 से कम एक वैल्यू है, 12 और 12 से कम 5 वैल्यूज हैं, 13 एंड 13 से कम 10 वैल्यूज हैं, 14 एंड 14 से कम 13 वैल्यूज हैं, 15 एंड 15 से कम 15 वैल्यूज हैं, 16 एंड 16 से कम 22 वैल्यूज हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये जो नंबर्स लिखे हैं ये अरेंज्ड ऑर्डर में ही है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें अगर मैं स्टार्टिंग से काउंट करूँ 16th टर्म कहाँ पर आएगी, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी फर्स्ट टू 15 टर्म्स स्टोर है, 16th टर्म इसके बाद आएगी और इसके बाद और नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है 22 इसके अंडर आएगी। सही है ये बात। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो मेरे पास डेटा है कि 16th जो है मेरे पास 7 टाइम रिपीट हुआ है, मेरे पूरे डेटा में जो मिडल वैल्यू है आउट ऑफ 31 उसमें जो 16th टर्म होगी वो यहाँ लाया करेगी। तो मेरा जो मीडियन है, जो मिडल वैल्यू है, वो भी मैं यहाँ पर कह दूंगा 16 आया है। कौन सा 16 आया है? ये एक्स सीरीज से लिखा है मैंने, 16th टर्म है इसलिए 16 नहीं लिखा, ये वाला 16 लिखा है, ठीक है। जिसमें आंसर ये है, ठीक है। क्लियर है सभी को? ये था डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीडियन। अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की, मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका हाँ हाँ जी, पहले हम क्या लिखते थे, कहाँ पर? अच्छा हाँ, वो हाइट यहाँ पर आप कह सकते हो, हाइट डिफरेंस यहाँ पे आई है वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्या क्या है, पहले मैं वो डिफाइन करता हूँ फिर एक एग्जांपल लेके समझेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेयर
देखो एक एग्जांपल भी लिखता हूँ, फिर बताऊंगा कंपेयर करके। यहाँ पर जो L लिखा है ये है ये वाली लोअर लिमिट्स। ये लोअर लिमिट्स मुझे कौन सी कंसीडर करनी है, ये डिपेंड करता है 100% ऑन दिस टर्म। ये टर्म क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन या टूथ टर्म। इसका मतलब मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल सम चाहिए होगा, जिससे मैं ये पता कर पाऊंगा कि 50th ऑब्जर्व, मतलब मान लो जो मिडल वैल्यू है, मिडल फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, ठीक है, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे इसके बेसिस पर। अब यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा है वो मुझे लेनी है एक लेसर फ्रीक्वेंसी। मान लो कि अगर मेरी कैलकुलेशन इस सीरीज में लाया करती है मेरी, तो मुझे यहाँ पे क्यूमुलेटिव लेनी है एक लेसर। अगर मेरी कैलकुलेशन इस सीरीज में लाया करती है तो मुझे कैलकुलेशन कंसिडर करनी है एक लेसर। देन फ्रीक्वेंसी फॉर मीडियन, जिस इंटरवल पे मेरी कैलकुलेशन लाया कर रही है वही वाली एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा। एंड आफ्टर दैट अगर बात करते हैं इंटरवल की, तो ये इंटरवल निकाला जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिसका मीनिंग होगा कि आपका जो ये इंटरवल है स्टार्टिंग टू एंडिंग, इसके बीच में जो ये गैप है ये कितना गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम कि मुझे n/2 ऑब्जर्वेशन चाहिए थी, तो सबसे पहले n ही कैलकुलेट करना है, और मैं n कैलकुलेट करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ, क्योंकि उस मेथड में भी इस्तेमाल होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का। अभी भी नहीं आ रही आवाज? हम यहाँ पे लेस देन CF निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, देन नेक्स्ट टर्म होगा ठीक है। तो अब हमारे पास 100 आ गया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर कैपिटल N, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है n/2 टर्म, ठीक है, यानी कि 100/2 जो कि हमारे पास आता है 50th टर्म। तो अब देखो, जैसा हमने लास्ट टाइम लॉजिक यूज किया था, 0 to 10 के बीच में मेरे पास टोटल 4 है, 20 एंड 20 से लेसर सारी वैल्यूज मेरे पास 30 है, 30 एंड 30 से लेसर वैल्यूज 34 है, 40 एंड 40 से लेसर वैल्यूज टोटल 71 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी n/2 टर्म है वो कुछ इस वाली रेंज के अंदर लाया करेगी, क्योंकि 50th टर्म 34 से ग्रेटर है, ठीक है। तो अब ये जो मैंने हाईलाइट किया, यहाँ से मुझे क्या क्या टर्म्स चाहिए होंगी। यहाँ से मुझे चाहिए होगा सबसे पहले लोअर लिमिट, कि मेरी 30 से 40 के बीच में कोई वैल्यूज आएंगी, तो जिसमें से सबसे लोअर लिमिट मेरे पास 30 है, तो मैं मीडियन फॉर्मूला में 30 एज अ लोअर लिमिट लिख देता हूँ। क्या n/2 का आंसर आया 50, तो यहाँ पर हम 50 पहले अभी एज इट इज लिख देंगे, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक स्मॉलर
तो वो आ गई 34। देन फ्रीक्वेंसी, जिस इंटरवल में मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लाई करती है उसी इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 37 जो हाईलाइट किया है। देन ये कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई होगी इंटरवल, क्लास इंटरवल, हर इंटरवल में 10-10 यूनिट्स का गैप है। आप अगर चाहो तो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसी भी क्लास इंटरवल से करोगे तो 10 ही आंसर आएगा। ठीक है, सो मीडियन इज इक्वल्स टू 30 प्लस तो मीडियन वैल्यू हो गई 30 प्लस सॉरी 34.32 फॉर कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, बस यहाँ पर एक ही फैक्टर है जो हमें अलग कंसीडर करना है, जो कि है एक प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको मीनिंग डिफाइन करना पता होना चाहिए और बस इतना पता होना चाहिए कि जब आपको मीडियन निकालना है कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए तो क्या क्या वैल्यूज पता हो कंपल्सरी, बस इतना जानना है। बाकी एग्जैक्ट फॉर्मूला ना भी याद हो तो चलेगा, लेकिन जो असाइनमेंट्स आपको लिखने हैं या जो क्लास में अगर टेस्ट वगैरह होंगे उसमें आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 50, ये जो n/2 की वैल्यू 50 आई है, ये वाला 50 है, ये 50th टर्म, ये हमारा इस रेंज में लाई करता है, तो हम लोअर लिमिट भी इसी रेंज की लेंगे, फ्रीक्वेंसी फॉर मीडियन भी इसी रेंज की लेंगे, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो एक लेसर कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि 50th टर्म 30 से 40 के इन बिटवीन कहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने थर्ड फैक्टर की, जो कि है मोड। मोड को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। ठीक है, मोड की डेफिनेशन होती है m। ठीक है, किसी भी ऑब्जर्वेशन का सबसे हाईएस्ट अकरेंस को कहा जाता है मोड, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी ऑब्जर्वेशन की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो भी ऑब्जर्वेशन है वो आपका मोड कहलाया जाएगा। जैसे अगर मैं इस केस की बात करता हूँ तो यहाँ पर इंडिविजुअल एक कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो वो 37 होगा, तो ये जो 30 to 40 है इसको बोला जाता है मॉडल क्लास, क्योंकि हम मोड निकाल रहे हैं। अगर इससे प्रीवियस एग्जांपल पे आते हैं तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 7, तो 16 मेरा मोड हो जाएगा इस सीरीज के लिए, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है,
इससे पहले भी देखो, अगर मुझे इंडिविजुअल सीरीज के लिए मोड बताना है तो कौन सी डिजिट सबसे हाईएस्ट टाइम रिपीट हुई है? इस केस में 9 and 9, तो इस केस में इंडिविजुअल सीरीज में 9 इज द मोड ऑफ दिस सीरीज। लेकिन सेकंड केस में 5 and 5 टू टाइम्स है, 9 and 9 टू टाइम्स है, दो ऑब्जर्वेशन सबसे हाईएस्ट टाइम अकर करी है, तो इसे बोला जाएगा बाय मॉडल सीरीज। यहाँ पर दो मोड्स हैं, एक 5 है और एक 9 है, ठीक है। तीन हाईएस्ट वैल्यू होती है तो ट्राई मॉडल सीरीज, क्वाड मॉडल सीरीज, मतलब इतना ज्यादा रियल में नहीं आता, बट बोलते ऐसे ही है, ठीक है। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को अगर देखें तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो किस ऑब्जर्वेशन की है, वो ऑब्जर्वेशन आपका मोड कहलाया जाएगा। सर कंटीन्यूअस सीरीज के लिए तो होता है l plus f1 minus f0 2/2 f1 minus f0 minus f2 उसी से तो निकलेगा कंटीन्यूअस सीरीज का मॉडल क्लास बतानी है आपको। देखो मैंने आपको क्या बताया था, हम जो आप बोल रहे हो फॉर्मूला वही होता है, लेकिन आप मेरे को जरा स्टेटमेंट वाइज एक बार बताओ कि अगर मैं कहता हूँ कि 30 to 40 वाली जो ये मेरे पास ऑब्जर्वेशंस है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ अकर करती है। हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में बोला कि एक नंबर हमारे पास जो है वो नंबर आपका मोड कहलाया, मतलब मीडियन या मीन कहलाया जा रहा है। यहाँ पे तो जो सीरीज को लिखने का मेन मोटिव है वो ये मोटिव है कि आपके पास अनसर्टेनिटी है डेटा में, ठीक है। वो भी आपके पास एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही होती है, क्योंकि आपकी जो 37 वैल्यूज है उसमें से भी ज्यादा अकरेंस किसकी है? हो सकता है कि जो यहाँ पे मीडियन वैल्यू लिखी आई हमारे पास 34.32, ये 34.32 आपको सिर्फ इतना बताता है कि अप्रोक्सीमेटली इस सीरीज में जो ज्यादा नंबर्स होंगे वो लोअर लिमिट यानी 30 के ज्यादा पास है, 32 के ज्यादा पास है, ना कि 40 के पास है, क्योंकि लाई वो सेम ही सीरीज में करता है। हम अगर चाहते तो सेम कंसिडरेशन या फिर सेम फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट मेथड में पढ़ा था कि अगर ये इवन नंबर ऑफ सीरीज है तो 50 एंड 51 टर्म आपकी दोनों की दोनों लाई करेगी इसी वाली क्लास इंटरवल में, तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्लास इंटरवल का नाम दे दूँ कि ये मीडियन क्लास होगी, जो कि बोला भी जाता है एक्चुअल में ये मीडियन क्लास ही है। लेकिन उस मीडियन क्लास में यहाँ पर आपको ज्यादा कह सकते हो कि आइडेंटिफाई करने का मोटिव ये है कि जो 30 to 40 क्लास इंटरवल है, अगर ये छोटे इंटरवल होते हैं जैसे कि 2 यूनिट्स का इंटरवल 31 to 32, 32 to 33, 33 सॉरी 31 to 33, 33 to 35, 35 to 37, उस केस में आप ये फॉर्मूला ना भी यूज करो तो चलेगा। लेकिन जहां पर आपके पास ऐसा भी केस हो सकता है कि हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स के क्लास इंटरवल हो, उस केस में आपने ये तो पता लगा लिया कि मीडियन वैल्यू क्या है, मीडियन यानी कि आपकी जो मिडल एग्जैक्टली वैल्यू पड़ेगी वो क्या होगा। मोड आपको ये बताएगा कि कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लाए करेंगी। तो इम्प्लीमेंटेशन वाइज इनका मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे जिन लोगों ने पहले पावर एआई पढ़ा था उन लोगों ने कुछ कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स का पाई चार्ट बनाया था, तो वो कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स क्या बताता है कि उस कैटेगरी में अकरेंस सबसे ज्यादा है। तो वहां पर आपने एक चीज तो ये पता कर ली कि चलो टोटल सेल्स कितनी है, मुझे ये पता करना है कि अगर मेरे पास तीन कैटेगरी है, बेसिक और एडवांस एंड लग्जरी, तीन कैटेगरी हो गई, कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा लोगों ने परचेज किया है, तो मैं वहां पे फिर काउंट करूंगा कि जो भी प्रोडक्ट खरीदा गया वो प्रोडक्ट किस एग्जैक्ट काउंटिंग में लाए करेगा इन तीनों कैटेगरी के बेसिस पर। तो ऐसे केस में यहाँ पे मॉडल क्लास कंसीडर करी जाती है। फिर ये तो थे कुछ तीन मेथड्स मीडियम ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कह सकते हो। अब कुछ यहाँ पे ना पहले हमें दो फॉर्मूलाज और पढ़ने होंगे जो कि होते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये दो टॉपिक। जिससे पहले अभी आपको ना एक बात यहाँ पे जाननी होगी, एंड ये अभी के लिए तो नहीं, आगे आने वाले टाइम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसको बोला जाता है टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा का मतलब क्या है कि जो भी अपने डेटा किया या ऑर्गेनाइज किया या जिस भी कैटेगरी या कंडीशन के बेसिस पे आप अपने डेटा को लेकर आए हो, वो डेटा किस तरीके से स्टोर्ड है, क्या वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। जहां पर स्टैटिस्टिकली आपके पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का ये दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज, क्या आपका डेटा सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल डेटा होने का मीनिंग क्या होगा कि आपका मीन इक्वल होगा मीडियन के, और वो मीडियन भी इक्वल होगा मोड के। जिस केस में आफ्टर कैलकुलेशन ये चीजें प्रूफ हो जाती हैं, उस डेटा को हम सिमेट्रिकल डेटा बोलते हैं। सिमेट्रिकल डेटा का मीनिंग क्या होगा कि आप उसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो वो डेटा अल्टीमेटली आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं दैट डेटा इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स मीन। सिमेट्रिकल अबाउट इट्स मीन का मतलब हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये जो सबसे पीक वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कहलाई जाएगी आपके डेटा की पीक वैल्यू, एग्जैक्ट एक पॉइंट, और इसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे मीन से, मीडियन से, या फिर मोड से, क्योंकि तीनों ही वैल्यू यहाँ इस केस में सेम है। तो सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या होगा, जो दिखने में एक जैसा हो। अब यहाँ पर लिखा है सिमेट्रिकल अबाउट इट्स मीन, यानी कि आप अपने मीन से चाहे तो लेफ्ट साइड देखिए, चाहे मीन से राइट साइड देखेंगे, तो आपको सेम सेम सिमिलर टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। कि अगर मैं कहता हूं कि मैं अपनी मीन से 2 यूनिट्स तक दूर गया, तो मीन से 2 यूनिट्स तक दूर यहाँ पर भी उतना ही होगा और यहाँ पर भी उतना ही होगा। ठीक है। अब वो दूर का मतलब क्या, क्या आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में दूर गए या आप रिवर्स डायरेक्शन में दूर गए, वो यहाँ पे अफेक्ट डालता है। तो ऐसे डेटा को बोला जाता है सिमेट्रिकल अबाउट इट्स मीन। और यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड, ये तीन ही ऐसी वैल्यूज हैं जिनके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है आपके पूरे डेटा की सिमेट्री को। ठीक है। इसीलिए मीन, मीडियन, मोड के बाद ये वाला टॉपिक है अभी फिलहाल। जहां पर ऐसा भी हो सकता है किसी केसेस में कि मीन, मीडियन और मोड इक्वल ना हो, उस केस को हम यहाँ पर बोलेंगे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। वहां पढ़ने से पहले अगर मैं ये जो मैंने यहाँ पर लिखा, मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि इट इज डिफाइंड एज रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो आपके पास इसी तरीके से मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में एक रिलेशन डिफाइन होता हुआ दिखेगा सेम एसिमेट्रिकल डेटा में। अब एसिमेट्रिकल डेटा का मतलब क्या कि अपने मीन से लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज हैं वो अलग दिख सकती हैं, या फिर अपने मीन से राइट साइड में जो वैल्यूज हैं वो अलग दिख सकती हैं। अगर इसे स्टैटिस्टिकली डिफाइन करना चाहें तो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरीके से पाई जाती है, जिसको आप बोल सकते हो पहला टाइप जो कि होगा पॉजिटिवली स्क्यू। आपका डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस बात का मतलब क्या कि आप जब ग्राफिकली अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से शो होगा। ठीक है। और अगेन यहाँ पर फिर से एक रिलेशन निकल कर आता है। वो रिलेशन क्या, अगर आपके पास डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है तो आपके पास जो मोड होगा वो सबसे लेसर होगा। मोड से देन ग्रेटर आपके पास मीडियन होगा, देन उससे ग्रेटर आपके पास मीन होगा।
तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये डेटा है तो सबसे पहले लेसर वैल्यू मेरी कहलाई जाएगी एक मोड, देन सबसे उससे ग्रेटर एक मीडियन, एंड देन सबसे लास्ट में सबसे ग्रेटर एक मीन। तो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मोड, मीडियन एंड एक मीन को, क्योंकि ये सेम तो नहीं है तो डेटा में कहीं अलग अलग जगह ही एग्जिस्ट करेंगे, तो अलग जगह करेंगे कैसे, इस रिलेशन को फॉलो करते हुए। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा। और अगर एक और टाइप की मैं बात करूं तो उसे हम बोल रहे हैं नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिवली स्क्यू डेटा आपको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। जहां पर आप देखो अब दो बातें कंक्लूड कर पाओगे नेगेटिवली स्क्यू डेटा में। पहली चीज तो कि मीन सबसे स्मॉलर वैल्यू होगी, देन मीडियन, देन मोड। साथ के साथ ऐसे टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पे आपको एक रिलेशन भी मिलता है इन तीनों फैक्टर्स के बीच में। वो रिलेशन क्या है, दैट मोड इज इक्वल्स टू मीन माइनस 3 मीडियन। हाँ, 2 मीन माइनस 3 मीडियन, हाँ ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली स्क्यू डेटा के लिए ही सच है बस, और बाकी किसी के लिए नहीं। जब हम एमएस एक्सेल पढ़ेंगे, जब पूरा एमएस एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट में जब एनालिटिकल पोर्शन स्टार्ट होता है तो वहां पर ना आपके जो भी नंबर्स आप पास करते हो वो नंबर्स में आपको ऑटोमेटिकली ना स्क्यूनेस के नाम से कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट होकर आते हैं, जहाँ स्क्यूनेस आपको बताता है कि डेटा कितना ज्यादा एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जितना बड़ा नंबर उतना आपका डेटा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा नेगेटिवली या पॉजिटिवली, जितना छोटा नंबर उतना उतना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी एक जैसा होगा डेटा। ठीक ठीक है। अब मीडियम ऑफ डिस्पर्सन, तो क्या कोई बता पाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का मीनिंग क्या होता है? कोई भी?
से कि वो कितना दूर की पे उसको फ्रीक्वेंसी कितना डेविएट करता रहा मीन से। और वेरिएंस का वो तो फॉर्मूला, हाँ वो फॉर्मूला हो गया। एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे कि दो ऑब्जर्वेशन जो सेम यूनिट्स की हैं वो कितना डिस्टेंस पे है आपस में, एक जनरल नंबर्स के बेसिस पे अगर डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, वो वेरिएंस कहलाया जाएगा। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन समझते हैं, फिर मतलब एक साथ ही करते हैं, दोनों टॉपिक ये रिलेटेड ही है, इसीलिए फॉर्मूला भी आपस में रिलेटेड है इनका। कि सपोज अगर मैं कहता हूँ मेरे पास कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड कोई डेटा है, जैसे भी हमने देखा, मैं कहता हूँ कि ये मेरी मीन वैल्यू है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पे मान के चलिए कि मतलब ये तो मैं बहुत छोटे नंबर्स दे रहा हूँ, ये मेरे पास 5 नंबर्स हैं, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, आप चाहे तो मीन कैलकुलेट कर लेना। अगर मान लो ये मिडल वैल्यू मीन वैल्यू यही आ रही है, तो देखिए 3 से 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट। 3 से 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट। 3 से 5 के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा, 2 यूनिट का। देन 1 में और 3 में डिफरेंस आएगा अगेन 2 यूनिट्स का। तो क्या हम कह सकते हैं कि मैं जितना यूनिट अपनी मीन से लेसर और मीन से ग्रेटर वैल्यूज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो एक सेम काइंड ऑफ पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है, 1 यूनिट के अकॉर्डिंगली वो डेविएट होते जा रहे हैं। क्या मैं किसी सीरीज के लिए एक ऐसा नंबर फाइंड कर सकता हूँ जहां से मुझे पता चल जाए हर एक इंडिविजुअल नंबर अपने मीन से कितना कितना यूनिट के बाद डेविएट करना, यानी दूर जाना शुरू हो जाएगा। ऐसे नंबर को बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसे हम मैथमेटिकली ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर ये लाइन मेरी मीन है तो ये डिस्टेंस अपने मीन से किसी एग्जैक्ट पॉइंट का कहलाया जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, वो हो सकता है मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये वाला डिस्टेंस हो गया, अगर यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस आ गया, यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस आ गया। तो ये जो मेरे पास एक ऐसा फैक्टर जिसके अकॉर्डिंगली मेरा पूरा डेटा डेविएट होता जा रहा है, वो नंबर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाया जाएगा। और अगर मैं यहीं इसी नंबर में एक छोटा सा चेंज और कर दूं कि मैं ये बोलने लगूं कि हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, सपोज ये एक ऑब्जर्वेशन एंड ये एक ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से आपस में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, ये कहलाया जाएगा एक वेरिएंस। इसीलिए फॉर्मूला भी ऐसे ही डिराइव किया जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर इज डिफाइंड एज द वेरिएंस, ठीक है। और कभी ऐसा कंपल्सन नहीं है कि ग्राफिकली जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई मीन सेंटर पे है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वेरिएंस आएगा, वो वैसे नहीं। ये सारी रिसर्च कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुकी है जहाँ पे इसका ट्वाइस नहीं, इसका स्क्वायर आप करेंगे तो वो डिस्टेंस आपको मिलेगा। और अगर सीरीज में वो हम नंबर समझना चाहे तो 3 से 1 यूनिट लेसर, 3 से 1 यूनिट लेसर है 4, तो अब 2 और 4 आपस में कितना यूनिट के डिस्टेंस रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आएगा 2 यूनिट्स का डिफरेंस 2 एंड 4 के बीच में। देन 1 एंड 5 आपस में कितने यूनिट्स का डिफरेंस रखते हैं, ये कहलाया जाएगा वेरिएंस। और मीन के रिस्पेक्टिव में एक एक इंडिविजुअल सीरीज कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मीनिंग समझ आया। अब एक एग्जांपल, जैसे मान लो आप सभी, मान लो कुछ दुकान पे खरीदने जाते हो तो आपको एक कभी ऐसा हुआ है कि सेम सेम कोई भी आपके पास प्रोडक्ट कभी अलग प्राइस पे मिलता है, देन कभी दूसरा प्राइस पे मिल गया, फिर कभी आपको दोबारा प्राइस चेंज होता हुआ दिख गया, होता है। तो ऐसा किस लिए कि आपके पास नहीं, मतलब जो भी वो सामान बेचने वाला वो जो पर्सन है उसके पास एक रफ इमेज, एक रफ आइडिया है कि मुझे कम से कम इतना एक्स अमाउंट में तो बेचना ही बेचना है, एक्स से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो कम प्रॉफिट है, एक्स से और ज्यादा डिस्टेंस होगा तो ज्यादा प्रॉफिट है।
तो ये तो वो अमाउंट है जो उसके पास सेट है, जो उसे बेचना ही बेचना है, लेकिन उसने खरीदा भी तो होगा कितने रुपए का। उस खरीदने से उस प्रॉफिट तक का डिस्टेंस कवर करूं या उस खरीदने से प्रॉफिट तक का प्राइस देखूं तो वो वेरिएंस कहलाया जाएगा फिर। ठीक है, यूज करेंगे इन सभी को। अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ, कि अगर हम बात करें पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो देखो एक तो यहाँ पे नोट ये कर लो कि हम फॉर्मूला पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। अगर आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर कर दीजिए, वो आपका वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, यानी जो फॉर्मूला अभी हम पढ़ेंगे उसकी पावर 2 कर दीजिए, वही फॉर्मूला फिर वेरिएंस का होगा। ठीक है, दोबारा बोलो। हाँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट पार्ट इंडिविजुअल सीरीज, यानी आपके पास सिर्फ x ऑब्जर्वेशंस होंगी, कोई फ्रीक्वेंसीज नहीं है इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा, अच्छा सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो सिंबल से करेंगे। पहला सिंबल इसको बोलते, इसको भी बोला जाता है सिग्मा, इसका नाम भी सिग्मा ही है। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पॉपुलेशन। और हम अपने नोट्स में एक और सिंबल का इस्तेमाल करेंगे जो कि स्मॉल एस होगा। कई कई जगह पे या कई कई बुक्स में आप इसको ना ऐसे देखोगे, सिग्मा के बेस में एक्स बार या एक्स देखोगे, तो वो भी कई बुक्स में यूज किया जाता है। हम अपने नोट्स में ज्यादातर स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल आप चाहे कुछ भी लिख लो, ठीक है, चाहे सिग्मा लिख लो चाहे स्मॉल एस लिख लो। आगे जाके जब हम रिलेशन पढ़ेंगे पॉपुलेशन सैंपल के बीच में, तब वो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्या यूज करना है। ये एक जनरल मेथड है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हम मैं यहाँ पर लिख दूं सिग्मा इज इक्वल्स टू समीशन फ्रॉम आई की वैल्यू 1 to n xi माइनस x बार डिवाइड बाय fi अंडर रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, सॉरी ये फॉर्मूला है उसका, क्या नाम है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। दोनों में सेम है अभी तो फिलहाल। हाँ, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर भी है इस जगह पर। ठीक है, ये स्क्वायर सिर्फ किसके साथ काम कर रहा है, इन टर्म्स के साथ ये स्क्वायर काम कर रहा है। कोई लोग ऐसे मत करना ये स्क्वायर से स्क्वायर काट दे। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ वो मैं अभी बताऊंगा, रुको। ठीक है, ये सिग्मा सिंबल हमने यहाँ पे देखा ही। अच्छा, ये एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा, क्या सॉल्व करना है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कोई ऑब्जर्वेशन मेरे पास x विथ सम फ्रीक्वेंसीज f, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं है, सॉरी। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स कंसीडर करे, ठीक है, ये कुछ नंबर्स है मेरे पास।
अब इंडिविजुअल सीरीज में नंबर्स तो आपके पास होते हैं इस तरीके से। सबसे पहला काम आपको यहाँ पर देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज को इस टेबल फॉर्म में खुद से कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करें। कैसे? ये सारे नंबर्स को आपको यहाँ पर लिखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला मुझसे क्या कहता है, एक्स आई हर एक ऑब्जर्वेशन जो मेरे पास यहाँ गिवन है 1 2 3 4 5 6, ये एक एक ऑब्जर्वेशन ये है मेरे पास, मुझे इसमें से माइनस करना है एक्स बार यानी कि मीन। तो मैं मीन कैसे कैलकुलेट करूंगा? इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन इससे पहले अभी देखा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मुझे इन सभी नंबर्स को पहले तो यहाँ पर ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एक्स बार पहले यहाँ मैं कैलकुलेट करूंगा कहीं अलग से, 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय 9। तो एक्स बार आ जाएगा 21 28 और 8 36 और 9 45। 45 डिवाइड बाय 9 5। तो देखिए अभी मेरे पास यहाँ पर हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करना है मीन के साथ। तो मैं ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार है पहले मैं ये कैलकुलेट करूंगा, एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई में 1 2 3 4 करके नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी और एक्स बार मैंने कैलकुलेट किया अभी जो कि आया है 5। तो इसका मतलब होगा 1 माइनस करना है 5 से, तो आंसर होगा -4। ठीक है, लेकिन अभी एक और चीज, अकॉर्डिंग टू बॉस बॉड मास पावर भी सॉल्व करनी है। एक्स आई है माइनस एक्स बार सॉल्व हो गया, उसकी पावर निकाल लेते हैं अब। तो इसकी पावर होगी कुछ इस तरीके से, हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दिया मैंने, एक काम करो यहाँ पे स्मॉल एन लिखना क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है ना ये तो। ठीक है, -4 का होल स्क्वायर +16 हो गया 9। ठीक है, तो जब मैं ये लास्ट वाले कॉलम का सम करूंगा तो क्या ये लास्ट कॉलम के सम को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि एक्स आई माइनस एक्स बार का जो होल स्क्वायर आया था मैंने उसका होल समेशन फाइंड कर दिया। तो ये मेरे पास कैलकुलेट होकर आएगा 60। ठीक है, तो अब अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो मेरे पास यहाँ पे सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू है 60 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास है यहाँ पर 9। तो ये मेरे पास आएगा सिग्मा इज टू सिक्स 6.666 कुछ ऐसे आएगा ये अंडर रूट। ठीक है, अब देखो अगेन अंडर रूट 6 आपके पास आएगा 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। ट्वेंटी फाइव कहाँ पर?
ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा इक्वल्स टू 2.5 और जब हम रूट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिंबल के साथ आते हैं, यानी कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है अपने मीन से पॉजिटिवली भी डेविएट करेगा नेगेटिवली भी करेगा 2.5 यूनिट्स के अप्रोक्सीमेटली इक्वल। इसका मतलब कि मीन से जैसे जैसे आप एक एक यूनिट बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप ऑब्जर्व करोगे जनरल टर्म्स में 2.5 टाइम्स या 2.5 यूनिट्स तक की आपकी डेविएशन देखने के लिए मिलेगी हर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली। अब ये सिर्फ एक एक ऑब्जर्वेशन के लिए नंबर नहीं है, ये आपका मीन से स्टार्टिंग वैल्यू और मीन से एंडिंग वैल्यू तक का एक जनरलाइज्ड डेविएटेड नंबर है। ठीक है, मीन आपका यहाँ पे आया है 5, यानी कि 1 to 5 के लिए नेगेटिवली 2.5 स्क्यू करेगा एंड 5 to 9 के लिए पॉजिटिवली 2.5 यूनिट तक डेविएट करेगा। और अगर अभी हमें इसका क्या निकालना है वेरिएंस, तो इस वाली टर्म पे इस वाले स्टेप पे मैं लिख सकता हूँ वेरिएंस की रिप्रेजेंटेशन सिग्मा स्क्वायर ये होता है इज इक्वल्स टू 6.666 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये अंडर रूट था यहाँ पे स्क्वायर, अब आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं तो आंसर होगा 6.666, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इतना, यानी कि हर दो यूनिट आपस में इतना डिस्टेंस से डेविएट करेंगी। ठीक है, बताओ। चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसके बाद फिर और क्वेश्चंस भी और मतलब पार्ट और टॉपिक्स भी शुरू करेंगे। कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ। एक देखो, एक बार ना ये वाली फाइल देखो, यहाँ पे ना आपके पास अभी आगे आने वाले टॉपिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सब अभी आपको नहीं करने। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो, आइडेंटिफाई द समरी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पर एक ही पार्ट बोला है, सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करना है सिर्फ। ठीक है, इस डेटा के लिए। हाँ, देन आपको बोला है कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट समरी फॉर वेट ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जब कैलकुलेट समरी बोला है तो समरी पे आपने जो जो चीजें पढ़ी हैं जैसे कि मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, वो सारी चीजें यहाँ कैलकुलेट होंगी। क्योंकि अभी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फॉर डिस्क्रीट अभी नहीं पढ़ा, तो ये वाला स्टेप के लिए आप थोड़ी जगह छोड़ देना और बाकी इसके अलावा मीन एंड मीडियन एंड मोड कैलकुलेट करके बता देना। ठीक है, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, बस यहाँ पे डेटा कॉन्टिन्यूअस है। इसने बोला भी है मीन एंड मीडियन निकालना है अबव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, देन फिर एक ये वाला पार्ट है हमारे पास, ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा, जहां पर आपको ये ऑलरेडी टोटल ये 60 गिवन है और आपको मीडियन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। आपका मीडियन ये है, टोटल सम ये है। ठीक है, तो एक्स एंड वाई की क्या वैल्यू हो सकती है, आप एक बार फॉर्मूला में पुट करना, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा फिर वो। ठीक है, इसके बाद ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट अभी मत करना, ये नेक्स्ट वाली क्लास के बाद, इसके आगे के सारे क्वेश्चन वो नेक्स्ट क्लास के बाद फिर आपको आएंगे समझ में धीरे धीरे। ठीक है, और वो आप क्वेश्चन कह रहे थे एक्स एंड वाई वाला, एक बार वो बता देता हूँ। ये क्वेश्चन मैं एक बार नोट डाउन कर लूँ, रुको। इवन टर्म का मतलब कि उसमें जब टोटल जितने भी नंबर्स हैं उनकी काउंटिंग करोगे तो वो 2 का मल्टीपल आए, काउंटिंग करके। हाँ, तो वो ऑड नंबर हो गया ना फिर।
देखो आपको ये बोला गया है इस क्वेश्चन में, आपको x की वैल्यू निकालनी है और वो x की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए आपकी मैट्रिक्स इन्वर्स हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी ही वैल्यू होनी चाहिए और कंपल्सरीली। तो अब आप यहाँ पर देखो, अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो कुछ इस तरीके से जो मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मैं कॉलम नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्व करूँ क्योंकि कैलकुलेशन कम होगी। तो कॉलम नंबर 1 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखूंगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर करना है। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज क्या रह जाएंगी, 2x + 7 मल्टीप्लाई किया जाएगा x के साथ, -3 मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 के साथ, और -0 + 0। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वाला कॉलम में वैल्यूज जो है वो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही बन जाएगा। ये मैंने क्या कैलकुलेट किया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यों कैलकुलेट किया है, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही चेक करना पड़ता है। तो अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, x² + 7x - 12, कुछ ऐसे आ जाएगा आंसर, +12 हो गया। ठीक है, तो अब कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाई है, और उसका रीजन, ठीक है, मैं देखो, ध्यान दो, ध्यान देना, सब ध्यान देना। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देता हूं तो क्या मैं ऐसा लिख पाऊंगा, 2 × x² + 7x + 12, ये 0 है। अगर आपके पास ये जनरल फॉर्म ax² + bx + c अगर 0 के इक्वल नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लग ही नहीं सकती, सबसे पहली चीज। तो हमने यहाँ पर ऐसा एज्यूम कर लिया कि ये इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है ही है, और अगर ये इक्वेशन 0 के इक्वल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होते ही इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और मुझे x की ऐसी वैल्यू देनी है जो ऐसी वैल्यू हो जहां पर ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। तो मेरे पास क्या सॉल्यूशन बचेगा कि मैं x की वो वैल्यू निकाल देता हूं जिसके लिए मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती, और उसके अलावा जितनी भी बची हुई वैल्यूज होंगी वो सारी मेरी सही वैल्यूज कंसिडर करी जाएंगी। हाँ, तो मैं यहाँ पर अगर ये इक्वेशन को सच मान रहा हूं तो मैं कह सकता हूँ कि ये 2 जब राइट साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा ऑलरेडी। तो मेरे पास इक्वेशन आती है x² + 7x + 12 = 0। तो मैं यहाँ पर x² + x + 6x + 12 ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं 4 और 3 लिखता हूँ, रुको, एक आ जाता है 4x और एक आ जाएगा 3x, ऐसे लिख देते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है और सेकंड 2 टर्म्स में क्या कॉमन है वो निकालते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन है, x + 4, देन सेकंड 2 टर्म्स में 3 कॉमन है, x + 4 = 0, देन एक टर्म हो जाएगी x + 4, देन एक टर्म हो जाएगी x + 3 = 0। यानी कि अगर x की वैल्यू या तो -4 या x की वैल्यू -3 हो गई, इन दो कंडीशन में मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपका x की वैल्यू x4 मैट्रिक्स A क्या होगा, -∞ से -5 तक और -2 से लेके +∞ तक। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन बस यही आंसर नहीं है, यही वैल्यू नहीं हो सकती। अगर ये वैल्यू हुई तो आपकी मैट्रिक्स इनवर्स हो ही नहीं सकती। और क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, यानी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। तो अब आप यहाँ पे जो रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज है उसमें से कुछ भी कंसीडर कर लीजिए, ठीक है।
चलिए फिर ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा बाकी। हाँ, सेंट्रल टेंडेंसी वाला पार्ट करना है उन क्वेश्चंस में। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।